मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे फाइनल क्वेश्चन पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 12th भाग 2 पार्ट सेट सी, पार्ट 2 एंड सेट सी, जो कि 2 अप्रैल 2022 में संपन्न हुआ, यानी कि वो पेपर हुआ। तो बच्चों ये फाइनल क्वेश्चन पेपर है, इसका सी सेट है। इसमें इसका जो पार्ट 2 है इसमें 40 क्वेश्चन हैं जो कि सभी अनिवार्य हैं। तो 40 क्वेश्चन, 40 जो MCQ है हम उनको सोल्व करने जा रहे हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखेंगे आप। अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी थी? देखो बच्चों, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा डॉक्टर मार्शल ने दी थी। तो ए ऑप्शन है एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ने नहीं दी थी। पीटरसन ने भी नहीं दी थी, डॉक्टर मार्शल। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बच्चों देखेंगे, उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है जब वह प्राप्त करता है। देखो, उपभोक्ता हमेशा अधिकतम संतुष्टि चाहता है। ए ऑप्शन है अधिकतम आय, गलत। अधिकतम हानि, नहीं। अधिकतम संतुष्टि, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, मांग वक्र का ढलान होता है, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। और ए ऑप्शन है धनात्मक, ये गलत है। ओ एक्स एक्स के समानांतर, ये भी गलत है। ओ वाई के समानांतर, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों चौथा, 4th क्वेश्चन है, देखेंगे आप। जब मांग वक्र ओ एक्स एक्स के समानांतर होगा तो मांग की लोच होगी। तो बच्चों, मांग की जो लोच है, देखिएगा, मांग वक्र जब ओ एक्स एक्स के समानांतर है, ये एक्स है, ये ओ है, तो इन्फिनिटली होती है मांग की लोच, अनंत होती है। तो डी ऑप्शन हमारा आएगा, इन्फिनिटी आएगी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो बच्चों, TP AP गुणा L, ये ठीक है। AP TP/L, ये भी ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं आएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है, जब उत्पादन का स्तर शून्य है तो कुल परिवर्तनशील लागत भी शून्य ही होगी बच्चों। कुल लागत TC होगी, शून्य होगी, या कुल बंधी लागत होगी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बी ऑप्शन हमारा राइट है। कैसे? जो देखो, इसका मैं डायग्राम के द्वारा तुम्हें दिखाऊंगी। जैसे यहाँ पर ये कुल परिवर्तनशील, ये वेरिएबल कॉस्ट है। जब उत्पादन 0 है तो ये भी 0 है, तो इसलिए ये शून्य होगी। जबकि स्थिर लागत धनात्मक होती है हमेशा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में फर्म होती है, कीमत स्वीकारक होती है, यानी कि कीमत लेने वाली होती है। ये ऑप्शन हमारा ठीक है। कीमत तय करने वाली नहीं होती है, दोनों, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार के अंदर औसत आय वक्र नीचे की तरफ झुकी हुई होती है, बिल्कुल ठीक है। देखो बच्चों, ये इस प्रकार से होती है, नीचे की तरफ झुकी हुई होती है, AR बोलते हैं इसको। OYX के समानांतर, ये गलत है। एकाधिकार की बात की गई है ना, OYX के समानांतर बिल्कुल गलत है। OX के समानांतर, ये भी गलत है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में होता है ऐसा। डी में से कोई नहीं, तो ए ऑप्शन हमारा सही ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि चर है? देखो, मांग की लोच, ये तो व्यष्टि है। एक वस्तु की कीमत, ये भी व्यष्टि है। उपभोक्ता संतुलन, ये भी व्यष्टि है। राष्ट्रीय आय, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों, राष्ट्रीय आय समष्टि चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, दोहरी गणना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय का अत्यधिक अनुमान लग जाता है, क्योंकि 2 बार गणना होगी तो ज़्यादा ही अनुमान लगेगा। अल्प अनुमान तो हो ही नहीं सकता है, सही अनुमान भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा सही ही है, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित में से किसको अंतिम उपभोग व्यय में शामिल नहीं किया जाता? अंतिम उपभोग व्यय बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो, अंतिम उपभोग व्यय 2 प्रकार का होता है, निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। इनको तो शामिल किया जाता है, लेकिन निर्माण पर व्यय इसको शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सकल स्थायी पूंजी निर्माण का हिस्सा है, उसका घटक है। सकल स्थायी जो पूंजी निर्माण है उसमें निर्माण पर व्यय पहला ही घटक है, तो ये निर्माण पर व्यय इसमें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि अंतिम उपभोग व्यय की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां, निम्नलिखित में से मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से हैं? विनिमय का माध्यम और मूल्य का माप या मूल्य की इकाई, ये दोनों ही आएंगे। सी ऑप्शन हमारा सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935 में हुई थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन 1905 है, ये गलत है। 1920 ये भी गलत है, 1951 ये भी गलत है। तो ए ऑप्शन इज, सी ऑप्शन इज राइट, सी आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, 14th, भुगतान शेष में असंतुलन की अवस्था में क्या होता है? भुगतान शेष संतुलन आधिक्य में होता है और घाटे का भी हो सकता है। तो असंतुलन में तो या तो अधिक होगा या घाटे का होगा। तो सी ऑप्शन हमारा है, ए और बी दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित शब्दों में रिक्त स्थान भरो, उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरो। जब कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है
देखो कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है तो विस्तार आएगा, कीमत के समान रहने पर अगर पूर्ति बढ़े तो वृद्धि आता, इसलिए विस्तार आएगा। 16वां क्वेश्चन है, जब कीमत के घटने से कुल व्यय खाली स्थान होता है, कीमत के घटने से कुल व्यय बढ़ता है तो इकाई से अधिक लोचदार, और घटने से घट जाए और बढ़ने से बढ़ जाए तो इकाई से कम लोचदार होती है। तो यहाँ पर ना बढ़ता आएगा। देखो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने बार बार तुम्हें समझाया था, बढ़ता आएगा। मेरी जो वीडियो है कुल व्यय विधि, मांग की लोच को मापने की कुल व्यय विधि, उसमें मैंने तुम्हें समझाया था। देखिएगा मैंने क्या समझाया था, देखिए जैसे यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 5 4 3 2 1। देखिएगा 1 ये जो है ये 1 से कीमत 1 से 2 होती है और 6 से 5। देखिएगा कुल व्यय होता है 6 और यहाँ आ गया 5 दूनी 6 आ गया, 5 दूनी 10। अब ये देखोगा लास्ट में अगर व्यय समान रहे तो इकाई के बराबर होती है। अब यहाँ लास्ट में हम देखेंगे कीमत 5 से 6 हो गई तो देखिएगा यहाँ पर हम कुल व्यय यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये इस तरह से आएगा हमारा, ये मैंने गलत कर दिया, थोड़ा सा मैं दोबारा से समझाऊंगी, बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिएगा बच्चों मेरे पास स्पेस कम था इस पेपर में, कोई नहीं, फिर भी मैं दोबारा से अच्छे से समझा देती हूँ। देखो इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से करूँगी। देखो बच्चों यहाँ पर P है, यहाँ पर P और यहाँ Q, 1 2 3 4 5 6 और इसके सामने है 6 5 4 3 2 और 1। ये तो है P और Q। ये कुल व्यय होगा, इसको गुणा करेंगे 6 10 12 फिर 12 फिर 10 फिर 6। तो देखो बच्चों इसको हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। ये जो लास्ट वाला है ना, ये क्या कह रहा है कि कीमत के घटने से 6 से जब कीमत 5 चली जाती है तो व्यय बढ़ जाता है, और कीमत के बढ़ने से व्यय 10 से 6 आ जाता है, तो ये होती इकाई से अधिक लोचदार। और जब कोई फर्क ना पड़े तो इकाई के बराबर होती है, और ये देखिएगा जब सीधा संबंध होता है तो इकाई से कम होती है। तो ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को। यहाँ पर कुल व्यय बढ़ता है आएगा, क्या आएगा, तो बढ़ते पे हमने निशान लगा दिया। अगला क्वेश्चन है, एक तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर होती है, उन्नतोदर होती है बच्चों, उन्नतोदर देखो ऐसे होती है, ये मूल बिंदु है, यहाँ पर उन्नतोदर है। ओके, परिवर्तनशील अनुपात का नियम खाली स्थान में लागू होता है, अल्पकाल में लागू होता है, दीर्घकाल में तो पैमाने के प्रतिफल लागू होते हैं, और अल्पकाल में ये लागू होता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम, क्योंकि कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भूमि बीमा प्रबंध आदि पर किए गए खर्च को खाली स्थान कहते हैं। देखो भूमि बीमा प्रबंध आदि पर किए गए खर्च को शिथिर लागत कहते हैं। क्या कहते हैं, शिथिर लागत। आगे है, विश्व महामंदी का वर्ष था 1929 था। ओके, छात्रवृत्ति खाली स्थान आय है, हस्तांतरण आय है, छात्रवृत्ति एक तरफा भुगतान है तो हस्तांतरण आय आएगा। मुद्रा में खाली स्थान शामिल होते हैं। देखो बच्चों जो मुद्रा होती है ना, उसमें करेंसी और बैंक जमा भी शामिल होती है, वो भी तो मुद्रा के माप है, केवल सिक्के गलत है, तो ये वाला हमारा सही है। तो करेंसी और बैंक जमा दोनों ही शामिल होते हैं मुद्रा में। साख गुणक होता है मांग जमा बटे नकद साख, तो ये पहले वाला ऑप्शन ठीक है, डिमांड डिपॉजिट बटे कैश डिपॉजिट, ये वाला। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, केंज के रोजगार सिद्धांत के अनुसार एक सामान्य अवस्था है, अपूर्ण रोजगार संतुलन सामान्य अवस्था है क्योंकि बेरोजगारी पाई जाती है। देखो बच्चों जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उनके अनुसार तो पूर्ण रोजगार संतुलन एक सामान्य अवस्था थी। वो ये बोलते थे हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है, लेकिन केंज कहता है 3 स्थितियाँ हो सकती हैं, अपूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार, अति रोजगार। लेकिन वो ये कहते हैं सामान्य ज़्यादातर है ना बेरोजगारी पाई जाती है, अपूर्ण रोजगार संतुलन होता है। तो तीनों स्थितियाँ हो सकती हैं, अपूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार और अति रोजगार, लेकिन परंपरावादी पूर्ण रोजगार मानते थे, तो ये अपूर्ण रोजगार पर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुल खर्च माइनस में कुल प्राप्तियाँ उधार के अतिरिक्त। देखो उधार को छोड़ करके कुल खर्च माइनस कुल प्राप्तियाँ, तो ये राजकोषीय घाटा होता है, ये राजकोषीय घाटे का, और आय घाटा कोई होता ही नहीं है। ठीक है, भुगतान शेष के 2 मूल खाते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। देखो बच्चों ये वाला आएगा, बचत खाता भुगतान शेष में नहीं होता है। ओके, तो ये वाला ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, अर्थशास्त्र में मांग तथा आवश्यकता शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता, आम भाषा में किया जाता है, तो ये फॉल्स है, असत्य है। अर्थशास्त्र में तो आवश्यकता और मांग अलग अलग चीज़ है। आवश्यकता तो वो है जब कोई खरीदने के लिए तैयार ना हो और ज़रूरत है, पैसे हैं,
लेकिन मांग वो है जब उसकी इच्छा भी हो, आवश्यकता भी हो और खर्चने के लिए तैयार हो तो मांग कहलाती है। तो ये अलग अलग हैं अर्थशास्त्र में, इसलिए फॉल्स है। दूध की मांग बेलोचदार होती है, दूध की मांग बेलोचदार होती है। देखिएगा, मांग लोचदार होती है लेकिन पूर्ति बेलोचदार होती है, इसलिए फॉल्स है। दूध की मांग तो लोचदार होती है क्योंकि दूध के अनेक प्रयोग हैं, इसलिए ये गलत है, फॉल्स है, असत्य है। आंतरिक वस्तुएं तब प्राप्त होती है जब संपूर्ण उद्योग का विस्तार होता है, ये भी फॉल्स है क्योंकि वो तो बाहरी वस्तुएं होती हैं। आंतरिक वस्तुएं जब होती हैं जब अपना विस्तार करती है फर्म। औसत लागत वक्र यू आकार की होती है, ये ट्रू है, ये सही है, सत्य है, क्योंकि यू आकार की ही होती है औसत लागत वक्र ए सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएं समरूप होती है, ये ट्रू है, ये सही है, बिल्कुल सही है, समरूप वस्तु होती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्मों के उद्योग में प्रविष्ट होने और उद्योग को छोड़ने की स्वतंत्रता नहीं होती, बिल्कुल होती है, ये फॉल्स है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में बहुत सारी फर्में होती हैं लेकिन उनका प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, लेकिन वो फर्म आ सकती हैं और जा सकती हैं। जो एकाधिकार होता है ना, उसमें स्वतंत्रता नहीं होती। ओके, पूंजी पर ब्याज एक प्रवाह है, ये ट्रू है, ये सत्य है, क्योंकि पूंजी पर ब्याज एक समय अवधि में दिया जाता है। इस प्रवाह क्या होता है, जिसमें एक समय अवधि होती है, और स्टॉक होता है जिसमें एक बिंदु होता है, समय का एक निश्चित बिंदु होता है, एक समय की निश्चित एक अवधि का मतलब है प्रवाह। तो ये सही है। वृद्धावस्था पेंशन राष्ट्रीय में शामिल होती है, ये फॉल्स है क्योंकि ये हस्तांतरण भुगतान है, एक तरफा भुगतान है, ये शामिल नहीं होती है, ये भत्ता है। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का योग हमेशा एक होता है, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, क्योंकि देखो MPC और MPS इक्वल टू 1। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ये फॉल्स है। अप्रत्यक्ष कर है सेवा कर, सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि देखो सेवा कर, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाते जाते हैं तो वो आपकी सेवा करते हैं, और रेस्टोरेंट जो होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाती है सरकार, और वो आपके बिल पर टैक्स लगा कर दे देते हैं। इसका मतलब है जिस कर को टाला जा सकता वो अप्रत्यक्ष कर है, जिसको नहीं टाला जा सकता वो प्रत्यक्ष कर है, जैसे आय कर प्रत्यक्ष कर है, लेकिन सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है। भुगतान शेष व्यापार शेष से विस्तृत धारणा बिल्कुल सही है, क्योंकि भुगतान शेष में दृश्य मदें, अदृश्य मदें और पूंजीगत अंतरण शामिल होते हैं, जबकि व्यापार शेष में केवल दृश्य मदें शामिल होती है, ये इसलिए विस्तृत है। आगे है, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं, बिल्कुल फॉल्स है, गलत है, क्योंकि जो भारत सरकार है वो सिक्के जारी करती है, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपये से ज़्यादा के नोट, यानी कि 2 और 2 से ज़्यादा के जितने भी नोट हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, और 1 रुपये का नोट और बाकी सभी सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में पूंजीगत लाभ और छात्रवृत्ति शामिल होते हैं, ये फॉल्स है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद में जो 1 वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो शामिल होती हैं, जबकि छात्रवृत्ति एक तरफा भुगतान है और पूंजीगत लाभ भी इसमें शामिल नहीं होता है। ओके, तो ये फॉल्स है। ओके बच्चों, ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस पार्ट 2 ऑफ सेट सी। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों को 40 के 40 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद।